नमस्कार। आप देख रहे हैं माँ भारती स्टडी पॉइंट और मैं हूं सोनू सर। आप सबको इटली के एकीकरण की तरह जर्मनी का एकीकरण में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम जर्मनी के एकीकरण में जिन बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं, सबसे पहले उन बिंदुओं को देख लें। एक चीज और, यदि आप मेरे चैनल के माध्यम से बिहार बोर्ड की 10वीं क्लास के सभी विषयों को पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, नोट्स के लिए मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 7050046667 पर संपर्क करें। तो चलिए अब बिना समय को व्यतीत किए हम जिन बिंदुओं पर चर्चा करने वाले, पहले उन बिंदुओं को एक बार देख ले, फिर बारी बारी से इन तमाम बिंदुओं पर विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। तो जैसे कि आप सभी को देख पा रहे हैं कि जर्मनी का एकीकरण हेडिंग में हो गया हमारा। अब जर्मनी का एकीकरण को बहुत अच्छा से समझने के लिए हमको जिन बिंदुओं पर चर्चा करने की बहुत जरूरी है, उन बिंदुओं को मैंने लिखा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, बिंदु नंबर 1 में है 800 ईस्वी के बाद और एकीकरण के पहले की स्थिति। कहाँ के? तो जर्मनी के। कहने का मतलब ये है कि जर्मनी का जब एकीकरण हुआ तो एकीकरण से पहले और 800 ईस्वी के बाद जर्मनी की स्थिति किस प्रकार से रहा, उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद है टॉपिक नंबर 2 में जर्मनी का एकीकरण का श्रेय, यानी जो जर्मनी के एकीकरण हुआ उसका श्रेय आखिर किसको जाएगा। उसके बाद 3 नंबर है जर्मनी में राष्ट्रवादी भावना फैलने में लोगों के योगदान। सीधे तौर पर बोले तो जर्मनी में जो राष्ट्रवादी भावना फैला, उनमें किन किन प्रकार के लोगों का योगदान रहा, उस पर भी चर्चा करने वाले हैं। चौथा पॉइंट है आपका जुलाई 1830 की क्रांति का जर्मनी पर प्रभाव। जैसे कि हमने इटली के एकीकरण में देखा कि जब फ्रांस में 1830 की क्रांति हो या 1848 की क्रांति, जब फ्रांस में क्रांति हुई है तब उसका प्रभाव पूरे यूरोप के राष्ट्रों पर पड़ा था। तो यहाँ भी हमको देखना है कि जब इटली में 1830 की क्रांति हुई तो उसका प्रभाव जर्मनी देश पर क्या पड़ा, वहां के लोगों पर क्या पड़ा। ठीक उसी तरह 1848 ईस्वी में जब फ्रांस में क्रांति हुई तो उसका प्रभाव लोगों पर क्या पड़ा, कैसे पड़ा, उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद छठा पॉइंट रहेगा विलियम प्रथम हम किसको बोलेंगे, ठीक है, और विलियम प्रथम का जर्मनी के एकीकरण में क्या क्या योगदान होने वाला है, इस पर भी चर्चा करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि बिस्मार्क कौन है, इनके व्यक्तित्व के बारे में समझेंगे, ठीक है, इनके स्वभाव के बारे में जानेंगे। फिर अगला पॉइंट रहेगा जर्मनी का एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका, यानी जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क ने अपने किस प्रकार की भूमिका को निभाया, कैसे कैसे किया कि लास्ट में जर्मनी का एकीकरण हुआ है। तो चलिए अब हम लोग पहला बिंदु पर चर्चा करते हैं। जैसे कि पहला बिंदु है 800 ईस्वी के बाद और एकीकरण के पहले की स्थिति। बोले तो जर्मनी की जो स्थिति थी वो 800 ईस्वी के बाद और एकीकरण के पहले किस प्रकार थी। अब इस चीज को समझने के पहले थोड़ा हम लोग को 800 ईस्वी के पूर्व यानी पहले जाना पड़ेगा। पहले जाने के पीछे कुछ लॉजिक है, क्योंकि एक पता चलता है ना कि हाँ पहले कोई व्यक्ति किस तरह था और बाद में किस तरह, तो थोड़ा उसमें क्या होता है, रोचकता बढ़ जाता है। तो मैं आप सबसे बता दूं, 800 जर्मनी जो था 800 ईस्वी के पहले एक सारलामा शासक थे। इसके नेतृत्व में एक सुदृढ़ राष्ट्र हुआ करता था। बोले तो सारलामा के नेतृत्व में लगभग 800 ईस्वी तक जो जर्मनी आपका था सिर्फ एक ही राष्ट्र हुआ करता था। लेकिन सारलामा के नेतृत्व के बाद बोले तो 800 ईस्वी के बाद जर्मनी जो था आपका 300 छोटे बड़े राज्यों में विभक्त हो गया। क्या हो गया जी? विभक्त हो गया। अब विभक्त का मतलब हम क्या समझे कि मतलब कि अब सारलामा के बाद जो जर्मनी आपका था वो उस पर लगभग 300 लोगों का इतना होता है शासन होना शुरू हो गया। मतलब पहले जो आपका जर्मनी था उस पर सिर्फ एक व्यक्ति का शासन हुआ करता था, जिसका नाम है क्या बोलते हैं, सारलामा। लेकिन सारलामा के बाद अब उसी जर्मनी पर लगभग 300 लोगों ने राज करना शुरू कर दिया। अब राज इस प्रकार से करना शुरू किया कि किसी भी शासक से पतन बिंदु नहीं था। जिस तरह हमारे भारत की स्थिति थी कि अंग्रेज थी, स्वतंत्रता के पूर्व हमारे जो राष्ट्र
भारत राष्ट्र था, यह लगभग 560 छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था और इस एक ही भारत पर 560 राजा लोग राज्य किया करते थे और उसमें किसी भी राजा को अन्य राजा से पटान बिंदु नहीं था। ठीक इसी तरह जर्मनी को भी देखने को पड़ा। इसके बाद की हम चर्चा करें तो जो समस्त आपका जर्मनी था यह मुख्य रूप से दो भागों में विभक्त हो गया था। एक तो जैसे कि मान लीजिए उत्तर का जर्मनी और ये एक हुआ आपका दक्षिण का जर्मनी। तो जो उत्तर का जर्मनी था, उत्तरी जर्मनी में प्रोटेस्टेंट की संख्या ज्यादा थी। आपने क्या सुना? तो प्रोटेस्टेंट की संख्या आपकी उत्तरी जर्मनी में ज्यादा थी। उसके बाद देखें तो दक्षिण जर्मनी में कैथोलिकों की संख्या ज्यादा थी। कैथोलिकों की संख्या ज्यादा थी। अब यहाँ दो शब्द आ रहे हैं, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक। तो मैं आपको बता दूं, ये जो प्रोटेस्टेंट है यह ईसाई संप्रदाय के लोगों के नाम है। किसका नाम है? तो ईसाई संप्रदाय के लोगों का नाम है। जैसे कि मैं आपको बात करूं, मैं एक हिंदू समाज से बिलोंग करता हूं। अब हिंदू में भी क्या हूं? तो हिंदू में एक तुराहा जाति से बिलोंग करता हूं। उसी तरह ये जो प्रोटेस्टेंट है यह किस समुदाय के लोग थे? तो ईसाई समुदाय के लोग थे। ठीक है। और उसके बाद देखिए ये कैथोलिक, तो ये भी कैथोलिक भी आपका ईसाई समुदाय के ही लोग थे। लेकिन इन दोनों में सीधे 36 की आंकड़ा थी। किसकी आंकड़ा थी? 36 की आंकड़ा थी। ये जो प्रोटेस्टेंट पहले जो ईसाई धर्म था, सिर्फ एक ही ईसाई धर्म में एक ही समुदाय के लोग हुआ करते थे। लेकिन ईसाई धर्म में बहुत सारी त्रुटियां हो जाने की वजह से एक मार्टिन लूथर नामक व्यक्ति आता है अमेरिका में। क्योंकि वो जो मार्टिन लूथर होता है वह मतलब कि उसका नस्ल जो होता है काला होता है और बाकी ईसाई धर्म में जो लोग रहते हैं उनका जो रंग होता है गोरा होता है। तो पहले ईसाई धर्म में था कि जो काले लोग थे उन पर गोरे लोगों के द्वारा बहुत सारा अत्याचार, बहुत सारा एक नहीं होता है, किया जाता था। जिसके आवाज में जब प्रेस और संस्कृति का आविष्कार हुआ, हमारे माने संसार में प्रेस की आविष्कार हुआ, तो मार्टिन लूथर ने ये जो ईसाई धर्म के कैथोलिक लोग थे इन लोग को बहुत सारे चुनौतियां दिया और उनके जो ईसाई धर्म में जो क्या बोलते हैं बुराइयां थी, त्रुटियां थी, इनको क्या बोलते हैं जो मार्टिन लूथर तक खुलकर चुनौतियां देना शुरू कर दिया। और तभी से ईसाई धर्म दो भागों में बट गया। एक में आया प्रोटेस्टेंट और दूसरा कैथोलिक था। तो ये जो प्रोटेस्टेंट लोग थे ये कैथोलिकों के कट्टर विरोधी थे। दूसरा ये प्रोटेस्टेंट लोग जो थे ये मूर्ति पुजारियों को भी या मूर्ति पूजा का भी खुलकर विरोध करते थे। अब ये जो दोनों समुदाय के लोग हैं ये दोनों एक दूसरे के कट्टर विरोधी थे। तो क्या आपको यहाँ लग रहा है कि जर्मनी के एकीकरण का कोई सवाल उत्पन्न होने वाला है? तो नहीं होने वाला है। तो पहले तो हमने देखा ये धार्मिक विषमताएं थी। कब? तो 800 ईस्वी के बाद और जर्मनी के एकीकरण के पहले जो जर्मनी थी उसमें थी क्या बोलते हैं धार्मिक विषमताएं थी। धार्मिक विषमताएं के साथ साथ यहाँ सामाजिक विषमताएं भी आपको देखने को मिलती थी। उसके बाद चले तो राजनीतिक विषमताएं भी आपको देखने को मिलेंगी। तो अब से यदि क्वेश्चन करें कि 800 ईस्वी के बाद और जर्मनी के एकीकरण के पहले जर्मनी की जो स्थिति थी क्या थी, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि तब का जर्मनी के उत्तर दिशा में या उत्तरी जर्मनी में प्रोटेस्टेंटों की संख्या ज्यादा थी, जबकि दक्षिणी जर्मनी में कैथोलिकों की संख्या ज्यादा थी। उस समय जर्मनी में सामाजिक, राजनीतिक और क्या बोलते हैं धार्मिक विषमताएं थी। ठीक है, इतना हमने देखा। अब हम देखते हैं जो ये उत्तरी जर्मनी है, तो उत्तरी जर्मनी में सबसे शक्तिशाली कोई राज हुआ करता था तो वो था आपका प्रासा। क्या था जी? प्रासा राज हुआ करता था। ठीक है, यहां तक आप सबको समझ में आया। अब हम लोग जर्मनी के एकीकरण के बिंदु नंबर 2 पर चर्चा करेंगे। जैसे कि बिंदु नंबर 2 है कि जर्मनी का एकीकरण का श्रेय, अर्थात जो जर्मनी का एकीकरण हुआ उसका श्रेय किसको जाता है?
तो मैं आपको बताना चाहूंगा जर्मनी के एकीकरण का श्रेय आपको नेपोलियन बोनापार्ट जी को जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट जी को जाता है। अब यहाँ सवाल आता है कि जर्मनी का एकीकरण का श्रेय नेपोलियन बोनापार्ट को क्यों जाता है, जबकि नेपोलियन बोनापार्ट मूल रूप से फ्रांस के निवासी थे। अब हमने फ्रांस में 1789 की क्रांति को देखा, 1789 से लेकर 1799 तक जो क्रांति चला, उसके नेपोलियन बोनापार्ट जो थे सेनापति थे। और ये जो जैसे ही 1799 में फ्रांस में क्रांति खत्म होता है, तब फ्रांस की गद्दी पर नेपोलियन बोनापार्ट को बैठाया जाता है। तो कुल मिलाकर नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के मूल निवासी थे और फ्रांस के शासक थे। लेकिन यहाँ जर्मनी के एकीकरण में जर्मनी के एकीकरण का श्रेय आखिर नेपोलियन बोनापार्ट को क्यों दिया जाता है, तो मैं आपसे बताना चाहूंगा कि 1806 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मनी के प्रदेशों को जीतकर एक राइन राज्य संघ का क्या किया था, निर्माण किया था। चूंकि बात रहा नेपोलियन बोनापार्ट का, तो नेपोलियन बोनापार्ट के स्वभाव के बारे में हम लोग पूर्व से ही जानते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट जो था, ना सिर्फ अपने फ्रांस में बल्कि उनका उद्देश्य था कि पूरे यूरोप में राजतांत्रिक व्यवस्था को तहस नहस करके गणतांत्रिक व्यवस्था को लागू किया जाए, जिसके उद्देश्य से नेपोलियन बोनापार्ट ने ना सिर्फ अपने फ्रांस में बल्कि उसका जो सैन्य अभियान था या युद्ध जो अभियान था वो पूरे यूरोप में था, ताकि हर सूरत में यूरोप महादेश से राजतांत्रिक व्यवस्था को उठाकर वहां के स्थान पर गणतांत्रिक व्यवस्था को लागू किया जाए। अब इसी उद्देश्य से नेपोलियन बोनापार्ट ने 1806 ईस्वी में जर्मन प्रदेशों को जीतकर एक राइन संघ का क्या कराया था, निर्माण कराया था। और तभी से वहां के लोगों, वहां बोले तो जर्मन के लोगों में एक राष्ट्रवादी भावना का क्या हुआ, उदय हुआ। और चूंकि हम जानते हैं जब तक जनता नहीं चाहेगी कोई भी राष्ट्र में काम हो, चाहे शुभ काम हो अथवा अशुभ काम हो, तब तक होने वाली नहीं होती है। तभी से जर्मनी में राष्ट्रवादी भावना अपना जोर से शुरू हुआ। चूंकि अब यहाँ लोगों को लगने लगे कि रे, जब नेपोलियन बोनापार्ट जर्मनी के कुछ राज्यों को जीतकर एक संघ का निर्माण कर सकता है, तो हम यदि जानता चाहे या हमारे यदि हम जानता चाहे तो समस्त इटली का एकीकरण किया जा सकता है। तो अतः इस कारण से जर्मनी का एकीकरण का श्रेय किसको जाता है, तो नेपोलियन बोनापार्ट को जाता है। अब हम लोग जर्मनी का एकीकरण का बिंदु नंबर 3 पर चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि बिंदु नंबर 3 बोल रहा है जर्मनी में राष्ट्रवादी भावना फैलने में लोगों का योगदान। मतलब बिना राष्ट्रवादी भावना फैले तो जर्मनी का एकीकरण या किसी का भी एकीकरण करना संभव ना है। तो अब यहाँ देखेंगे कि जर्मनी में जो राष्ट्रवादी भावना फैला, उनमें कैसे कैसे लोगों को, किन किन लोगों को क्या था, योगदान था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जर्मनी में राष्ट्रवादी भावना को देखा जाए तो फैलने में सबसे पहले यहाँ पर आप बुद्धिजीवी वर्गों का बहुत बड़ा योगदान रहा। बुद्धिजीवी वर्गों का। उसके बाद चले तो आपके यहाँ किसान लोग भी होंगे, किसान के वर्गों का, किसानों का भी बहुत बड़ा योगदान था। फिर आगे चले तो यहाँ कलाकारों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। आगे चले तो यहाँ व्यापारियों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। अगला पॉइंट में देखें तो अगला पॉइंट में यहाँ कुछ शिक्षकगण होंगे, शिक्षकगण और विद्यार्थियों का भी बहुत बड़ा क्या रहा, योगदान रहा। तो हमने देखा जर्मनी में राष्ट्रवादी भावना के फैलाने में बुद्धिजीवी वर्ग, किसान, कलाकार, व्यापारी, शिक्षक और विद्यार्थियों को बहुत बड़ा क्या रहा, योगदान रहा। तो यहाँ किसान का मतलब समझते हैं, कलाकार का भी, व्यापारी और शिक्षक विद्यार्थी तो समझ में करते हैं। अब यहाँ पर एक शब्द आ रहा है बुद्धिजीवी वर्ग। तो बुद्धिजीवी वर्ग आखिर कौन है? तो सरल भाषा में बोलूं तो जो पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं
उन पढ़े लिखे व्यक्तियों को बुद्धिजीवी वर्ग के नाम से जाना जाता है। किसान तो समझ में करते कलाकार। अब कलाकार जो लोग थे, कलाकार में देखिए किनका किनका नाम विशेष उल्लेखनीय इन पर देख लिया जाए। एक तो हीगल कांट, हीगल कांट जी, जिनके बातों से बिस्मार्क ने बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ था। कौन? बिस्मार्क। और यही बिस्मार्क जो होगा जिसके नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण आपको देखने को मिलेगा। तो हीगल कांट के बाद में थे हमबोल्ट भी थे, हमबोल्ट भी थे। उसके बाद चला जाए तो अंडर्ट भी थे, अंडर्ट, अंडर्ट भी थे, अंडर्ट भी थे। उसके बाद देखा जाए तो आपका जैकब, जैकब ग्रीक भी थे। तो जैकब ग्रीक भी थे। ये जो कलाकार लोग हैं, इन लोगों का नाम जो क्या बोलते हैं, जर्मनी में राष्ट्रवादी भावना फैलाने में इन लोगों का जो नाम है बहुत ज्यादा ही विशेष उल्लेखनीय है। तो अब बात करें यहाँ हीगल कांट को। तो हीगल कांट ने क्या किया, कैसे किया, आखिर जर्मनी में राष्ट्रवादी भावना को फैलाने में अपना योगदान कैसे दिया? तो इन्होंने ऐतिहासिक द्वंद्ववाद के जरिए, ऐतिहासिक द्वंद्ववाद के जरिए लोगों में राष्ट्रवादी भावना को फैलाने का महत्वपूर्ण योगदान निभाया, महत्वपूर्ण योगदान निभाया। अब द्वंद्ववाद का मतलब होता है जैसे कि आजकल हम लोग फेसबुक वगैरह वगैरह चलाते हैं, जिसमें कमेंट सुनते हैं ना, कमेंट वगैरह कि मतलब अपने प्रतिक्रिया को जाहिर करना। तो ये हीगल कांट ने क्या किया, अपने कलाकारी के द्वारा जो जर्मनी की पुरानी स्थिति किस तरह थी, कितने गौरवमय थी, उनको कमेंट के द्वारा अर्थात द्वंद्व के द्वारा लोगों में बताया कि देखो आज की जो जर्मनी है इसकी स्थिति कितनी लाचार है कि कोई भी आकर कुछ कर दे रहा है, यहाँ कोई किसी से मतलब नहीं रख रहा है। एक पुरानी की जो हमारी जर्मनी थी वो कितनी मतलब कि गौरवमय थी, वहां किस तरह सरलामा के नेतृत्व में एक राष्ट्र हुआ करता था और लोगों में कितना भाईचारा हुआ करता था, कोई भी भूखे वगैरह ना होता है। तो लोगों के अपने क्या कलाकारी के द्वारा लोगों में द्वंद्ववाद के जरिए गौरवपूर्ण स्थिति को दर्शाना शुरू किया। कौन? तो हीगल कांट। तो जाहिर से बात है तब लोगों में एक राष्ट्र के प्रति चेतना जगबे करेगा कि ये बात सही है कि देशवा हमारे पहले कैसा था और आज कैसा है। ठीक है, तो एक सुधार की प्रक्रिया तो जगना ही है, ना कि सवाल नहीं है। अब राज जो अंडर्ट थे, कौन थे? अंडर्ट। अंडर्ट ने क्या किया, अपने कविताओं के द्वारा, जैसे कि आज की वीडियो में हम लोग देखते हैं जैसे 10वीं क्लास में, तो बहुत सारे ऐसे कविताएं आपको देखने को मिलेंगी जो राष्ट्र को समर्पित है, अर्थात राष्ट्रवादी भावना को बढ़ाने के लिए बहुत सारे क्या किए जाते हैं, बहुत सारे आपको कविता देखने को मिलेंगे। उसी तरह अंडर्ट ने अपने कविता के माध्यम से बच्चों में या लोगों में राष्ट्रवादी भावना को फैलाने का पुरजोर से क्या किया, प्रयास किया। उसके बाद कुछ और भी कलाकार देखे, जैसे कि आज हम लोग देखते हैं या फिल्म ले लेते हैं अपने भारतीय सिनेमा में, तो एक फिल्म था माँ तुझे सलाम। तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो लोगों में राष्ट्रवादी भावना को बढ़ाने का कार्य करना। उसी तरह देख ले बॉर्डर, उसी तरह आज के डेट में साउथ में भी बहुत सारे मूवी आते हैं जो वे राष्ट्र के ऊपर समर्पित होते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है लोगों में राष्ट्रवादी भावना को क्या करना, बढ़ावा देना। तो इस तरह देखा हमने कि कलाकारों ने किस तरह जर्मनी में राष्ट्रवादी भावना को फैलाने में अपना योगदान को निभाया। उसी तरह देखे व्यापारियों का, तो व्यापारियों ने प्रासा के नेतृत्व में, व्यापारियों ने प्रासा के नेतृत्व में आर्थिक समानता के उद्देश्य से, कौन? तो व्यापारियों ने प्रासा के नेतृत्व में, प्रासा, अब प्रासा को मत कहिएगा कि प्रासा क्या, हमने बोला जो आपका उत्तरी जर्मनी था, उत्तरी जर्मनी प्रोटेस्टेंटों की वहां ज्यादा जमावा था, और उत्तरी जर्मनी में सबसे शक्तिशाली कोई राज हुआ करता था, तो कौन हुआ करता था? प्रासा। तो उसी प्रासा के देखरेख में व्यापारियों ने आर्थिक समानता के दृष्टि से यहाँ 1834 ईस्वी में, 1834 ईस्वी में एक जालबेरियन नामक, एक आपको जालबेरियन नामक संस्था का क्या किया था, गठन किया था, जिसका उद्देश्य ये था कि व्यापारियों के संघ में यदि कोई आर्थिक स्थिति से पिछड़ जा रहा है या किसी को नुकसान बहुत ज्यादा हो जा रहा है, तो जो व्यापारियों को संघ लोग जो थे वो क्या करके मिल करके उनकी आर्थिक जो हानि हुआ है उसकी भरपाई करेंगे। तो ये जो व्यापारियों का संघ जो था जालबेरियन, ये लोगों ने क्या किया,
तो जर्मन के ग्रामीण क्षेत्रों में जाते थे, और वो जो यहाँ लोगों में ग्रामीण क्षेत्र या जो भी लोग हो, उन लोगों में जो क्षेत्रीय आदत थी, कौन आदत? क्षेत्रीय आदत। अब क्षेत्रीय आदत में देख ले, जैसे कि मैं बोलूं मैं पंडितपुर वाला हूं और तुम करामू वाला या नोनिया वाले हो, चाहे मेरे पंडितपुर में कितना हो भी गलत हो तो मैं किसका गुण गाऊं? पंडितपुर का। और नोनिया में कितना हो गलत हो तो आप किसका गुण गाओ? नोनिया का। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हम पंडितपुर वाले हैं तो चलो पंडितपुर वाला जो भी है जैसा हम उसके साथ है, बल्कि सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, चाहे पंडितपुर वाले लोग गलत करें या करामुआ या बोलते नोनिया वाला लोग गलत। तो जो जालबेरियन नामक जो व्यापारियों का संस्था थी, ये जर्मनी में घूमते थे। व्यापारी का मतलब है इधर से उधर आना, इधर से उधर सामानों को डील होल करना, बेच करना। तो जर्मनी के जो लोगों में क्षेत्रीय आदत थी, अर्थात क्षेत्रवाद जो था, उनकी भेदभाव को क्या किया? हटाया, और लोगों को दिखाने का पूरा एहसास कर, मैंने पूरा दिखाने का चाहा कि हम क्या है, जर्मनी वाली हम एक है। भले आज हम की राजनीतिक दृष्टि से अलग अलग है, क्षेत्र की दृष्टि से अलग अलग है, लेकिन हम एक ही है। ठीक है, तो इस तरह व्यापारियों ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाया। उसके बाद चलते हैं शिक्षकों और विद्यार्थियों के। तो मैं बता दूं कि शिक्षक और विद्यार्थियों ने भी जर्मनी में राष्ट्रवादी भावना फैलाने में अपना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान निभाया। मैं आपको बता दूं, शिक्षक और विद्यार्थियों ने एक ब्रुसेन सेफ्ट नामक संस्था का गठन किया था। तो आपसे यदि पूछे कि ब्रुसेन सेफ्ट नामक संस्था किन के द्वारा स्थापित किया गया था? किसानों के द्वारा, कलाकारों के द्वारा, व्यापारियों के द्वारा, शिक्षक और विद्यार्थियों के द्वारा। तो किसके द्वारा? तो शिक्षक और विद्यार्थियों के द्वारा, जिसका मुख्य उद्देश्य ये था कि इटली का एकीकरण करना, अर्थात बोले तो इटली में राष्ट्रवादी भावना को क्या करना? फैलाना। इतना ही नहीं, जो उस समय था आपका वाइमर राज्य के, कौन राज्य के? वाइमर राज्य में एक एना विश्वविद्यालय था। कहा? तो वाइमर राज्य में एक एना विश्वविद्यालय, अपने सही समझ, विश्वविद्यालय जो था राष्ट्रवादी आंदोलन का क्या था? उस समय केंद्र था। समझिए, कोई विद्यालय है और वहां से राष्ट्रवादी भावना का क्या किया जा रहा है, या राष्ट्रवादी आंदोलन को क्या किया जा रहा है? देख रेख किया जा रहा है। तो हम यहां से समझ सकते हैं कि जर्मनी के एकीकरण में आप शिक्षक और विद्यार्थियों का किस तरह योगदान रहा होगा। अब हम लोग देखें कि जुलाई 1830 की क्रांति जब फ्रांस में हुआ तो उसका प्रभाव आपके जर्मनी पर कैसे पड़ा, क्या क्या पड़ा। तो मैं आपसे बताना चाहूंगा, जब 1830 ईस्वी में फ्रांस में क्रांति हुआ, तब जर्मनी जो था, जर्मनी के दो राज्य, जर्मनी के किसके? तो जर्मनी के दो राज्य, जिसका एक नाम था आपको सैक्सोनी और दूसरा नाम था हनोवर। तो इन दो राज्यों में, जर्मनी के इन दो राज्यों में राष्ट्रवादी भावना बहुत तेजी से फैला। लेकिन उस समय जो आपके उत्तरी जर्मनी में कौन था? तो प्रूसा था। क्या था? प्रूसा। और ऑस्ट्रिया जो देश था, इसके बारे में हम सब कोई जानते हैं, ऑस्ट्रिया। ये दोनों ने मिलकर इस सैक्सोनी और हनोवर में जो 1830 में जो फ्रांस में क्रांति हुई, उसका प्रभाव जो पड़ा था इटली पर, उसके दो राज्य हुए आपको सैक्सोनी और हनोवर। इनमें जो तीव्र आंदोलन हो रहे थे, राष्ट्रवादी आंदोलन, इन आंदोलनों को प्रूसा और क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रिया साथ मिलकर इस आंदोलन को क्या किया? दबा दिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो प्रूसा का उस समय चांसलर था, अर्थात बोले तो शासक जो था, वो अभी निरंकुशवादी था। और यहाँ जो ऑस्ट्रिया था, ऑस्ट्रिया और प्रूसा के जो मतलब शासक लोग थे, इन दोनों में बहुत पटान बिंदु हुआ करता था। तो हम पहले से जानते हैं ऑस्ट्रिया का क्या योगदान रहा है कि राष्ट्रवादी भावना यूरोप में ना फैले, और इसका मित्र क्या है? प्रूसा का शासक। तो जाहिर सी बात, ये भी निरंकुश और प्रतिक्रियावादी ही शासक होंगे। तो जब होंगे तो ये दोनों ने मिलकर क्या किया? जब 1830 में क्रांति हुआ, उसका प्रभाव जब जर्मनी पर पड़ा, तो जर्मनी के सैक्सोनी और हनोवर पर जब राष्ट्रीय आंदोलन हुए,
इन आंदोलनों को किया कि ये दोनों लोग मिलकर ने दबा दिया। इसके बाद वाला पॉइंट आपका रहेगा 5वां नंबर पॉइंट, आप देख पा रहे हैं 1848 की क्रांति का जर्मनी पर प्रभाव। तो 1848 की क्रांति के बारे में हम लोग सभी जानते हैं कि जब फ्रांस में 1848 की क्रांति हुआ लुई फिलिप के नेतृत्व में, उस समय फ्रांस की गद्दी पर लुई फिलिप थे, तो उसका प्रभाव ना सिर्फ आपका मतलब कि फ्रांस पर ही पड़ा बल्कि पूरे यूरोप पर पड़ा। तो चूंकि जर्मनी भी आपका यूरोप का ही राष्ट्र है, तो जाहिर सी बात है इस पर पढ़ना है तो पढ़ना है। तो जो 1848 में क्रांति हुआ, इसका प्रभाव आप देखें तो यहाँ इटली पर भी पड़ा था, ऑस्ट्रिया पर भी पड़ा था, आपने सही समझा, और इसी समय ऑस्ट्रिया पर भी पड़ा था। उसके बाद आपका यहाँ जर्मनी पर भी पड़ेगा। कहाँ? जर्मनी पर। और भी सारे देश पर पड़े होंगे, लेकिन जो जहां चर्चा करनी है उस पर चर्चा की जाए। तो जब फ्रांस में 1848 में क्रांति हुआ, तभी इसका प्रभाव ऑस्ट्रिया पर भी पड़ा था, और वहां के लोगों ने क्या किया, ऑस्ट्रिया का चांसलर जो मेटरनिक था उसको गद्दी छोड़ने पर बेबस कर दिया, और ऑस्ट्रिया के चांसलर को मेटरनिक को ऑस्ट्रिया का गद्दी त्यागना पड़ा। और तभी हम कहते हैं ना कि मेटरनिक युग से क्या समझते हैं, तो क्या बोलते हैं, यूरोप में 1815 से लेकर 1848 तक के काल को हम मेटरनिक युग के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय जो 1815 से लेकर 1848 जो ये समय है, इन दौरान क्या था, जो ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक था उसका प्रभाव पूरे यूरोप पर जबरदस्त था। इसलिए ये 1815 से लेकर 1848 के बीच के जो काल है, इस काल को क्या कहते हैं, मेटरनिक युग के नाम से जानते हैं। तो 1848 ईस्वी में जब क्रांति हुआ, तो ऑस्ट्रिया के चांसलर जो मेटरनिक अब यह ऑस्ट्रिया की गद्दी पर न रहा, और इसका प्रभाव कहाँ रहा? जर्मनी पर भी हुआ। तो जर्मनी के जनता भी चाह रही थी कि हमारे राष्ट्र का क्या हो, एकीकरण हो। अब इसी एकीकरण के उद्देश्य से जर्मनी में, कहा जी, तो जर्मनी में एक पुराने संसद था जिसका नाम था फ्रैंकफर्ट। क्या था? तो फ्रैंकफर्ट। अब इस फ्रैंकफर्ट में जर्मनी के कुछ राष्ट्रवादियों ने 1848 ईस्वी में एक सभा बुलाई। तो आपसे पूछा जाए कि फ्रैंकफर्ट में किस समय इटली के एकीकरण के उद्देश्य से सभा को बुलाया गया, तो 1848 ईस्वी में। कौन बुलाए थे? तो राष्ट्रवादी नेताओं ने बुलाए थे। अब इस सभा में चूंकि प्रासा उस समय आपका सबसे शक्तिशाली राज्य हुआ करता था, तो उस समय प्रासा जो था, कौन था? प्रासा जो था उसका उस समय शासक था आपका था फ्रेडरिक विलियम था उस समय। कौन था? तो उस समय प्रासा का शासक कौन था? फ्रेडरिक विलियम। अब इस सभा में फ्रेडरिक विलियम को भी आमंत्रित किया गया, और भी राष्ट्रवादी नेता लोग शामिल थे। अब सभी नेताओं ने मिलकर प्रासा के शासक फ्रेडरिक विलियम को कहा कि आप क्या करो, ये जो हमारा जर्मनी है, आप इस जर्मनी का एकीकरण आप अपने नेतृत्व में करो, ठीक है, और यहाँ पर संवैधानिक गणतंत्र की क्या किया जाए, लागू करो। लेकिन प्रासा के शासक फ्रेडरिक विलियम ने ये जो सभा में बात कही गई कि जर्मनी का एकीकरण आप अपने नेतृत्व में करो, इस चीज को अस्वीकार कर दिया। अब इसके भी पीछे वजह था अस्वीकार करने का, चूंकि जो प्रासा के शासक फ्रेडरिक विलियम था, इसको ऑस्ट्रिया के क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रिया से क्या था, इसका दोस्ताना था, और ऑस्ट्रिया पूर्ण रूप से किसका पक्षधर में था, कि राजतंत्रिक के पक्षधर में था। इसलिए जो प्रासा का शासक फ्रेडरिक था, वह किसी भी सूरत में ये नहीं चाहता था कि हमको ऑस्ट्रिया से भविष्य में अनबन करना पड़े, अर्थात युद्ध करना पड़े, या एक दूसरे को विरोध को सहना पड़े। इन तमाम चीजों की वजह से प्रासा के जो शासक फ्रेडरिक था, जर्मनी के एकीकरण के इस प्रस्ताव को, बोले तो 1848 ईस्वी में जो सभा बुलाई गई, इस सभा के प्रस्ताव को क्या किया, ठुकरा दिया। अब समय बीतते गया, धीरे धीरे
परासा को लगने लगा, धीरे धीरे परासा को लगने लगा कि जर्मनी का एकीकरण होगा भी तो हमारे ही नेतृत्व में होगा, अर्थात हम ही है जो जर्मनी का एकीकरण कर सकते हैं। क्योंकि आपको पहले भी बताया जा चुका है कि उस समय जो उत्तरी जर्मनी था, उस समय उत्तरी जर्मनी में परासा सबसे शक्तिशाली राज हुआ करता था। तो परासा को लगने लगा कि इसका जर्मनी का जो एकीकरण होगा इसको हम ही कर सकते हैं, दूसरा किसी के बस की बात नहीं है। जिसके वजह से परासा ने अब क्या किया, अपना सैन्य शक्ति को बढ़ाना शुरू कर दिया। अब थोड़ा समय बीतते गया। अब किसी कारणवश यहाँ जो फ्रेडरिक था, परासा का शासक जो फ्रेडरिक था, इसकी मृत्यु हो जाती है। अब इसके स्थान पर इसका भाई जो बनता है, जिसका नाम है विलियम, क्या है, विलियम है, और इसी को विलियम प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। चूंकि बात करें विलियम का, तो विलियम जो था, कौन विलियम, यह राष्ट्रवादी भावनाओं का क्या था, पोषक था। अब राष्ट्रवादी भावना के पोषक होने का तात्पर्य हुआ कि राष्ट्र के प्रति इसमें भी क्या होगा, प्रेम होगा। तो यह अब क्या करेगा, जर्मनी के एकीकरण में अपना पूरा ताकत को लगा देगा। तो यह विलियम ने देखा कि जर्मनी का एकीकरण तो करना ही है मुझे, अब मुझे करना, क्योंकि फ्रेडरिक विलियम था तो मर गया, सो अब जर्मनी का एकीकरण मुझे करना है। तब विलियम ने सबसे पहले इन्होंने क्या किया, अपने राष्ट्र के जो आर्थिक स्थिति थी या जो भी विसंगतियां थी, सबसे पहले उन पर ध्यान दिया और उसको दूर करने का प्रयास किया। सीधे तौर पर बोले तो और शक्तिशाली होने के लिए, क्योंकि जब तक ये शक्तिशाली और नहीं होगा तब तक जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं था। तो और अपने राष्ट्र को सशक्त बनाने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए इन्होंने अपने राष्ट्र में क्या बोलते हैं, औद्योगिक क्रांति को हवा दिया। औद्योगिक क्रांति क्या है, हम उस पर बाद में चर्चा करेंगे। इतना बोलिए, उद्योग के क्षेत्र में बढ़ावा दिया लोगों में, ताकि इनकम इसका बढ़े और राष्ट्र क्या हो, शक्तिशाली हो। शक्तिशाली होगा तभी हम जर्मनी का एकीकरण कर पाएंगे। अब ये विलियम प्रथम जो था, जर्मनी के एकीकरण के लिए अपने प्रधानमंत्री के पद पर बिस्मार्क को चयनित किया। किसको, तो बिस्मार्क को। अब बिस्मार्क कौन है, इसके स्वभाव क्या है, इन्होंने जर्मनी का एकीकरण कैसे कैसे किया, इस पर चर्चा करेंगे। तब तक फिर आप मेरे साथ बने रहिए। अब हम बात करें टॉपिक नंबर 6 पर, जिसमें आप देख रहे हैं बिस्मार्क का स्वभाव। तो मैं बिस्मार्क के स्वभाव के बारे में आपसे बताना चाहूं तो बिस्मार्क जो था, एक सबसे पहले सफल कूटनीतिज्ञ था। क्या था, सफल कूटनीतिज्ञ था। साथ साथ में चर्चा करें तो यह निरंकुश राजतंत्र पर विश्वास रखने वाला था। तो आपको यहाँ एक चीज खटक रहा होगा, जब ये निरंकुश राजतंत्र में विश्वास करने वाला है तो ये भला जर्मनी के एकीकरण में अपनी क्या भूमिका निभाएगा। तो सवाल ये नहीं था कि इसके लिए सवाल ये नहीं था कि हम निरंकुश या राजतांत्रिक है, बल्कि इसका उद्देश्य या विलियम प्रथम का उद्देश्य एक ही था, जैसे हो हमको जर्मनी का एकीकरण करना है तो करना है। और चूंकि जो बिस्मार्क जो था, अब बिस्मार्क को विलियम प्रथम ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त कर दिया, ऐसा ही थोड़ा किया होगा। क्योंकि बिस्मार्क एक सफल कूटनीतिज्ञ था, या इतना कूटनीतिज्ञ था कि चाहे वो उदारवादी राष्ट्रवादी हो या कट्टर राष्ट्रवादी, क्योंकि उदारवादी राष्ट्रवादी और कट्टर राष्ट्रवादी के स्वभाव में थोड़ा अंतर होता है, तो चाहे उदारवादी राष्ट्रवादी हो या कट्टर राष्ट्रवादी, ये दोनों लोग, ये जो बिस्मार्क था ना, बिस्मार्क को अपना क्या मानते थे, मित्र मानते थे, अपना सलाहकार मानते थे। अब इसीलिए सोच ली, इसी तरह अब यही पर आप सोच लीजिए कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं कि चाहे वो हिंदू धर्म के लोग हो या मुस्लिम धर्म के लोग हो, ये दोनों लोग मुझे अपना मित्र समझ रहे हैं ना, कि मैं कितना बड़ा कूटनीतिज्ञ हूँ। तो हमने बिस्मार्क के स्वभाव के बारे में समझा। अब यहाँ चर्चा करेंगे कि जर्मनी का एकीकरण में बिस्मार्क का योगदान कैसे कैसे रहा। तो एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जो बिस्मार्क था, यह प्रासा का सांसद था। किसका, प्रासा का सांसद था। तो इस बिस्मार्क को लगता था कि बिना सैन्य शक्ति को बढ़ावा दिए
जर्मनी का एकीकरण करना संभव नहीं है। अर्थात कहने का मेरा मतलब यह है कि जब तक परासा में सेना की संख्या में वृद्धि ना की जाए तब तक जर्मनी का एकीकरण होना संभव नहीं है। इसके वजह से बिस्मार्क ने लौह और रक्त नीति, कौन, तो लौह और रक्त नीति का क्या किया, अवलंबन किया, मैंने लागू किया। अब ये लौह और रक्त नीति क्या है, इसका मतलब क्या है या इसका तात्पर्य क्या है, तो इसका अर्थ यह है कि बिना सैन्य शक्ति के जर्मनी का एकीकरण करना संभव नहीं है। तो अभी हम किसके बारे में जा रहे हैं, तो बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण में अपनी भूमिका को कैसे कैसे निभाया था। तो पहला भूमिका हमने देखा कि बिस्मार्क को लगता था कि बिना सैन्य शक्ति के हम जर्मनी के एकीकरण नहीं कर सकते, अतः उसने जर्मनी को एकीकरण के लिए लौह और रक्त नीति का अवलंबन किया, जिसका अर्थ होता है बिना सैन्य शक्ति का एकीकरण होना संभव नहीं है। उसके बाद 1830 में देखें तो 1830 ईस्वी में उस समय प्रसा का शासक कौन था, तो फ्रेडरिक विलियम था। कौन था, फ्रेडरिक विलियम था। और ऑस्ट्रिया का क्या बोलते हैं, और ऑस्ट्रिया का शासक कौन था, तो मेटरनिक था। कौन था, मेटरनिक था। तो फ्रेडरिक विलियम और मेटरनिक के बीच एक संधि हुआ था, किस समय में, 1830 ईस्वी में। अब संधि किस चीज का हुआ था, तो ऑस्ट्रिया बोल रहा था, ऑस्ट्रिया प्रासा से बोले तो फ्रेडरिक विलियम से कौन बोल रहा था, मेटरनिक, कि आपको किसी भी सूरत में चाहे जो भी हो जाए जर्मनी का एकीकरण नहीं करना है। ये कौन बोला था, तो मेटरनिक बोला था। किससे, तो फ्रेडरिक विलियम से। क्या बोला था कि जो भी हो जाए आपको जर्मनी का एकीकरण नहीं करना है तो नहीं करना है। तो ये जो 1830 ईस्वी में प्रासा ऑस्ट्रिया के बीच जो ये संधि हुआ था, इसका खुलकर विरोध किया था कौन, बिस्मार्क ने। बोला था कि ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, जर्मनी का एकीकरण होना चाहिए तो होना चाहिए। और तब जनता में और खलबली मचा। बोले तो इसके विरोध की वजह से जर्मनी में राष्ट्रवादी भावना एक ना होता, थोड़ा हवा मिला, तो वहां राष्ट्रवादी भावना का हवा मिला। लोगों को लगा कोई तो है जो इन दोनों शासकों को क्या करा, विरोध करा, किसके पक्ष में, तो जर्मनी के एकीकरण के पक्ष में। तो जाहिर सी बात है जो राष्ट्रवादी लोग होंगे उसमें इसके विरोध की वजह से थोड़ा हिम्मत साहस तो बढ़वे करेगा, चूंकि ये भी उस समय क्या था, संसद था। अब देखिए, अब बिस्मार्क ने क्या किया था, पहले लौह और रक्त नीति का अवलंबन कर दिया और समय बीतते गया। अब इसने अपने राष्ट्र में इतना सैन्य शक्ति को बढ़ावा दे दिया कि किसी भी सूरत में ऑस्ट्रिया से यह कमजोर ना रह गया। कौन, तो परासा बोले तो बिस्मार्क ऑस्ट्रिया से किसी भी दृष्टि से कमजोर नहीं रह गया। अब चूंकि हम देख रहे हैं कि जो बिस्मार्क है वो सफल कूटनीतिज्ञ भी है, और इसको बिस्मार्क को लगता था कि जब हम जर्मनी के एकीकरण करने जाएंगे तो जिस तरह ऑस्ट्रिया इटली के एकीकरण में अपना टांग को बेर बेर अड़ा रहा था, उसी तरह हमारे एकीकरण में भी टांग को क्या करेगा, अड़ाएगा। और जब टांग को अड़ाएगा तो 100% है, इससे हमको युद्ध होना है तो होना है। तो यहाँ ये डायरेक्टली युद्ध नहीं किया, फल थोड़ा बहुत अपना शक्ति को बढ़ाया। तत्पश्चात ऑस्ट्रिया से इसको एक दिन सेडौन का युद्ध करना पड़ा। तो सबसे पहले सेडौन के युद्ध तक जाने के पहले देखते हैं कि बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ किस तरह कूटनीतिज्ञ का परिचय दिया। तो उस समय जर्मनी का दो प्रांत, सेल्सविग और एक था आपका क्या बोलते हैं, एक ये था और एक था होल्स्टीन। क्या था, तो होल्स्टीन। अब ये जो जर्मनी के दो प्रांत था, कौन कौन, सेल्सविग और होल्स्टीन, ये दोनों प्रांतों पर, जर्मनी की इन दोनों प्रांतों पर उस समय डेनमार्क का प्रभाव था। बोले तो सेल्सविग और होल्स्टीन, ये जो जर्मनी के दो प्रांत थे उस समय डेनमार्क के अधीन में थे, अर्थात डेनमार्क के गुलाम में थे। तो बिस्मार्क ने क्या किया, ऑस्ट्रिया के चांसलर बोले ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर, किसके साथ मिलकर, ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर 1864 ईस्वी में, कौन, तो बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर 1864 ईस्वी में सेल्सविग और होल्स्टीन पर क्या किया, चढ़ाई कर दिया, आक्रमण कर दिया।
क्यों? क्योंकि सेल्सविग और होल्स्टीन जर्मनी के दो प्रांत थे जिसको डेनमार्क ने अपने अधीन ले रखा था। तो बिस्मार्क ने क्या किया, ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर 1864 ईस्वी में इन दोनों प्रांतों पर आक्रमण कर लिया, और आक्रमण करने के बाद में इन दोनों प्रांतों को डेनमार्क से छीन लिया। कौन? बिस्मार्क ने। छीनने के बाद में सेल्सविग को क्या किया, परासा ने खुद ले लिया, अर्थात बिस्मार्क ने ले लिया। और ये जो होल्स्टीन था, इस होल्स्टीन को कौन ले लिया? आपका ऑस्ट्रिया ले लिया। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब डेनमार्क से 1848 ईस्वी में ऑस्ट्रिया और पर्सा मिलकर जो डेनमार्क से लड़ाई किया, और जिस लड़ाई के दौरान में सेल्सविग और होल्स्टीन था, इसको जीत लिया गया। जीतने के बाद में सेल्सविग को परासा ने ले लिया और होल्स्टीन को कौन ले लिया? ऑस्ट्रिया ने ले लिया। अब लेने के बाद चूंकि जो बिस्मार्क था आपका क्या बोलते हैं, कूटनीतिज्ञ था। अब बिस्मार्क ने क्या किया, ये होल्स्टीन जो है इसमें राष्ट्रवादी भावना को भड़का दिया। अब राष्ट्रवादी भावना को इसलिए भड़का दिया क्योंकि ये जो क्षेत्र था होल्स्टीन, इसमें जर्मन लोगों की संख्या ज्यादा थी, माने जर्मनी के जो मूल निवासी थे उनकी संख्या ज्यादा थी। अब होल्स्टीन में क्या किया बिस्मार्क ने? कौन? तो आपका बिस्मार्क ने क्या किया, इसमें राष्ट्रवादी भावना को तेज कर दिया। अब यहाँ के जनता में बहुत ज्यादा राष्ट्रवादी भावना माने आंदोलन होने लगा। अब क्या किया, ऑस्ट्रिया जो था, ये ऑस्ट्रिया अपना सेना को लेकर होल्स्टीन में राष्ट्रवादी भावना को दबाने के लिए चला। लेकिन बीच में कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लेते हैं, हाई आपका हो गया, यहाँ हो गया होल्स्टीन हो गया, अब यहाँ हो गया आपका सेल्सविग। कौन हो गया? सेल्सविग। और यहाँ है ऑस्ट्रिया, मान लेते हैं ऑस्ट्रिया, और यहाँ है ऑस्ट्रिया हो गया, और यहाँ जैसे जर्मनी थी, परासा ले ली। क्या ले ली? परासा। तो ऑस्ट्रिया को क्योंकि होल्स्टीन में राष्ट्रवादी भावना को दबाना था, कौन भड़काया था? तो बिस्मार्क ने भड़काया था। तो ऑस्ट्रिया को होल्स्टीन में यहाँ हो रहे राष्ट्रवादी आंदोलन को दबाने के लिए यहाँ जो है आपका सेल्सविग से होकर जाना था। कहां से होकर जाना था? सेल्सविग से। अब बिस्मार्क ने क्या किया, ऑस्ट्रिया को होल्स्टीन में पहुंचने से इनकार कर दिया, माना कर दिया कि नहीं, आप मेरे क्षेत्र से कहीं भी नहीं जा सकते हैं। ठीक है। अब इसी से क्या हुआ, जो ऑस्ट्रिया वो चिढ़ गया। किससे चिढ़ गया? तो बिस्मार्क से। अब जब चिढ़ेगा तो गारंटी है यहाँ तो मारामारी होना ही है, ना कि सवाल ही नहीं। लेकिन यहाँ बिस्मार्क भी, चूंकि बिस्मार्क है, बिस्कोपरिया था, उसको पहले ही पता था कि एक दिन ऐसा समय आएगा कि ससुरा ऑस्ट्रिया से हमको युद्ध करना पड़ेगा। इसके लिए बिस्मार्क ने क्या बोलते हैं, फ्रांस जो था, जिस तरह आपको काउंट काबू ने फ्रांस से समय समय पर संधि किया, कुछ प्रलोभन और लोभन देकर, मैंने इसको एक बार तो फ्रांस से कुछ सेना लेने की बात कही, दूसरा बार कहा कि आप सेना मत दीजिएगा, मैंने कुछ प्रलोभन देकर सेना मत दीजिएगा, बशर्ते जब हम ऑस्ट्रिया से युद्ध करने जाएंगे तो उसमें आपको नहीं बोलना है। ठीक उसी तरह बिस्मार्क ने क्या किया था, फ्रांस से एक संधि किया था, जिसके तहत बिस्मार्क ने बोला था कि जब हम ऑस्ट्रिया से लड़ने जाएंगे, किससे? ऑस्ट्रिया से, तो उस समय आप कुछ भी नहीं बोलिएगा, इसके लिए मैं आपको कुछ क्षेत्र भी दूंगा। अब इस बात को फ्रांस ने मान लिया था। कौन? फ्रांस ने मान लिया था। दूसरा चीज बिस्मार्क ने क्या बोला था, वहां क्या बोलते हैं, उधर साथे साथे जर्मनी का भी सॉरी, साथे साथे इटली का भी एकीकरण हो रहा था। अब इटली के जो क्या विक्टर इमैनुअल के नेतृत्व में हो रहा था, तो इटली सार्डिनिया पीडमाउंट के जो शासक था विक्टर इमैनुअल से बिस्मार्क ने क्या किया था, संधि कर लिया था, मित्रता कर लिया था, और ये बोल दिया था कि जिस दिन हम ऑस्ट्रिया से लड़ने जाएंगे उस दिन मैं एक छोर से लड़ूंगा और आप दूसरे छोर से लड़ना। अब इन सारी चीजों से चिढ़ कर, ठीक है, 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, प्रोसेस बोले तो बिस्मार्क से युद्ध करने का ऐलान कर दिया। ठीक है। अब इसी युद्ध को हम सेडन के युद्ध के नाम से जानते हैं। तो सेडन के युद्ध में एक अकेले था ऑस्ट्रिया, और एक तरफ से ऑस्ट्रिया के खिलाफ में एक तरफ से बिस्मार्क था, बोले तो परासा था, और दूसरी ओर से कौन था, तो आपका विक्टर इमैनुअल बोले तो सार्डिनिया पीडमाउंट था। तो
इस तरह दोनों ओर से क्या हुआ, ऑस्ट्रिया फंस गया और फंसने के बाद में ऑस्ट्रिया का बुरी तरह हार हुआ और जर्मनी के जिन जिन क्षेत्रों पर ऑस्ट्रिया का प्रभाव था वो प्रभाव खत्म हो गया। कुल मिलाकर बोले तो 1866 ईस्वी तक अर्थात सेडन के युद्ध तक या सेडन के युद्ध के पश्चात जर्मनी का लगभग दो तिहाई एकीकरण संपन्न हो गया। अब जो शेष जर्मनी बच गया है, शेष जर्मनी के लिए बिस्मार्क को फ्रांस के साथ युद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि जो दक्षिण के जर्मनी था, शेष जर्मनी, उस पर फ्रांस का थोड़ा एक ना होता है हिंदो सिंधो अगड़म बगड़म। जिस तरह पोप रोम थी, लास्ट में जर्मनी इटली के एकीकरण में रोम बच गया था। रोम क्या जो राजा पोप था किसके संरक्षण में था, तो फ्रांस के संरक्षण में था। तो विक्टर इमैनुअल को लगा था कि लास्ट में हमको फ्रांस के साथ क्या कहते हैं माने युद्ध करना पड़ सकता है, ठीक उसी तरह। ठीक है, अब दक्षिण इटली यहाँ पर बच गया। अब देखते हैं कि दक्षिण इटली का एकीकरण बिस्मार्क किस तरह अपने खोपड़ा दिमाग को लगाकर करने वाला है। तो आप मेरे साथ अभी बने रहिए। शेष जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क को लगता था कि हमें फ्रांस से निश्चित रूप से युद्ध करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो शेष जर्मनी बोले तो जो दक्षिण जर्मनी था उसके एकीकरण में फ्रांस क्या बोलता है हस्तक्षेप कर सकता था। अब इसी समय क्या हुआ, एक स्पेन जो देश है, कौन देश? स्पेन। तो स्पेन के गद्दी पर जर्मनी के राजकुमार का अधिकार बनता था। मतलब किसी कारण जैसे मान लेते हैं अभी मैं जिस संस्था में पढ़ा रहा हूँ या जिस स्थान पर पढ़ा रहा हूँ उस पर मान लेते हैं राम का अभी वर्तमान में अधिकार है, राम इस पर अधिकार किया हुआ है। लेकिन बाद में पता चला ना ये जो जमीन है ये राम का इस पर अधिकार नहीं है, बल्कि इस पर अधिकार है किसका? श्याम का। तो श्याम क्या, जब श्याम को पता चलेगा कि रे जो राम है हमारा जमीन को रखला है वो तो मेरा है, मेरा खानदानी है, तो क्या करेगा? श्याम इस पर चढ़ाई करेगा कि छोड़ देगा? चढ़ाई करेगा। उसी तरह स्पेन के जो गद्दी था उस पर देखा जाए तो मतलब वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो जो जर्मनी है, जर्मनी के राजकुमार का ही अधिकार होता था किस पर? था स्पेन के गद्दी पर। तो इस चीज को बिस्मार्क ने क्या किया, लोगों में उजागर किया, बताया। अब बताने का नतीजा ये हुआ कि फ्रांस चिढ़ गया। कौन चिढ़ गया जी? फ्रांस चिढ़ गया। चिढ़ने के बाद में ये भी हैंड इधर उधर करने शुरू कर दिया। अब बिस्मार्क ने क्या किया, मीडिया को बुलाया, पेपर के माध्यम से मतलब विभिन्न प्रकार के न्यूज चैनल के माध्यम से क्या किया कि जो फ्रांस की नियत थी, गलत नियत थी किसके प्रति? तो जर्मनी के प्रति। इसके गलत नियत को पूरा यूरोप में उजागर कर दिया और यह स्पष्ट करा दिया, घुमा फिरा कर स्पष्ट करा दिया कि जो स्पेन है, स्पेन के गद्दी पर किसी का अधिकार है तो जर्मनी के राजकुमार का ही अधिकार है। और इस अधिकार में जो फ्रांस है इसका जो रवैया है बहुत ही गलत है। इस प्रेस के माध्यम से बिस्मार्क ने क्या किया, पूरा यूरोप में इस चीज को फैला दिया। अब इससे फ्रांस और बौखला गया, चिढ़ गया और तत्पश्चात 19 जून को 1870 ईस्वी में यह प्रासा को ललकार दिए। कौन? तो फ्रांस ने प्रासा को ललकारा कि मैं तुमसे युद्ध करूंगा तो करूंगा। तब तो प्रासा क्या बोलते हैं बिस्मार्क को पता था कि हमको एक ना एक दिन फ्रांस से युद्ध करना पड़ेगा। तो प्रासा बोला तो ठीक है, तो अब फरिया लिया। अब क्या भइल कि 19 जून 1870 ईस्वी में सेडन का युद्ध हुआ। कौन युद्ध हुआ? सेडन का युद्ध। हाँ, एक चीज और, जो 1866 ईस्वी में हमने बताया था सेडन, वो सेडवा का युद्ध है। कौन युद्ध है? सेडवा का युद्ध है। और ये जो 19 जून 1870 ईस्वी में जो युद्ध हुआ ये है सेडन का युद्ध। कौन युद्ध? सेडन का युद्ध। तो सेडन के युद्ध में क्या हुआ, फ्रांस का बुरी तरह हार हुआ और प्रासा का क्या हुआ, जीत हुआ। तत्पश्चात 10 मई को, कब आई? 10 मई 1871 ईस्वी को फ्रैंकफर्ट में, कहा? तो फ्रैंकफर्ट में प्रासा और क्या बोलते हैं फ्रांस के बीच संधि हुआ और इस संधि में फ्रांस
ने जो जर्मनी के दक्षिणी रियासतों पर हस्तक्षेप कर रहा था, उसने अपनी गलती को स्वीकारा और इस तरह 1871 ईस्वी तक समस्त जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के नेतृत्व में बहुत सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। तो मुझे विश्वास है कि आप सबको यह वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। तो यदि आगे आए तो मैं चलते चलते एक बार बोलूंगा कि आप वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दें, ठीक है। तो फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में, तो फिर मिलेंगे अगला वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय बिहार।